वीएसएसएम में आने के मेरे कई रीज़न थे। लाइफ चल तो रही थी, कट रही थी, बट मतलब जी नहीं रही थी मैं उसको, लाइफ को। आत्म बंधन मास्टर्स, मैं मोनिका गर्ग, लुधियाना, पंजाब से। मेरी पीएसएसएम की यात्रा शुरू हुई 2022 में। स्पिरिचुअलिटी तो शुरू से ही जुड़ी हुई थी, लेकिन पाठ पूजा ये सब कर रही थी ज़िंदगी में, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं थी। मतलब कि मेरे सवालों के जवाब नहीं थे, मेरी प्रॉब्लम्स का कोई हल नहीं था। तो ढूंढ रही थी यूट्यूब पर। ढूंढते ढूंढते एक दिन जसविंदर मैम की वीडियो मेरे सामने आई, लेकिन मैंने उसको देखा नहीं। मैंने उसको रोल ऑन कर दिया, ये सोचकर कि बहुत सारे बाबा, बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग हैं जो अपनी अपनी वीडियोस डालते हैं, तो मुझे नहीं देखनी ये। तो मैंने उसको रोल ऑन कर दिया। नेक्स्ट डे खोलती हूँ, फिर वही। अगले दिन खोलती हूँ, फिर वही। लगातार 5 दिन जसविंदर मैम की वीडियो मेरे सामने आ रही थी, लेकिन मैं उसको देख नहीं रही थी। फिर छठे दिन मेरे मन ने बोला कि सामने आ रही है वीडियो बार बार तुम्हारे, तो देखो कुछ तो होगा, खोल के देख लो, नहीं पसंद आई तो बंद कर देना। तो मैंने वीडियो खोली और जसविंदर मैम को शुरू किया सुनना। मैंने जैसे ही वो वीडियो खोली तो मैं उसको बंद, वो 1 घंटे की वीडियो थी, लेकिन मैं उसको छोड़ ही नहीं पाई, मैं बंद ही नहीं कर पाई उसको। मैं उनको हालांकि मेरे काम पड़े थे सारे घर के, लेकिन मैं उसको कंटिन्यू देखती रही, सुनती रही। और जैसे जैसे मैं उनको सुनती रही, मेरे को लगा कि ये सब तो वही कह रही हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में है। मेरी ज़िंदगी में भी वही चैलेंजेस हैं जो जसविंदर मैम की लाइफ में थे। तो उन्होंने कैसे अपने चैलेंजेस को क्रॉस किया। तो मैं सुनती बस पूरा वीडियो सुन लिया, और फिर एक अंदर से खुशी का एहसास हुआ कि हाँ, मुझे कुछ मिल गया है। शायद यही है वो जिनको मैं ढूंढ रही थी, यही वो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मेरा कुछ हो सकता है। तो मैंने फिर ऐसे ही आत्मा की यात्रा, ये जो है प्रोग्राम, मैंने इसको सुनना शुरू किया लगातार। मैं हर रोज़ किसी न किसी मास्टर की वीडियो खोल के उनको सुन रही थी, किसी के एक्सपीरियंस, सबके एक्सपीरियंस सुन रही थी। सुनते सुनते मेरा एक पक्का उसमें मन में बन गई मेरी ये बात कि यहीं पर मेरा कुछ हो सकता है, मुझे इनको कांटेक्ट करना चाहिए। तो फिर ऐसे ही मैंने उसमें ढूंढा अपने, मैं लुधियाना की हूँ, तो मैंने वहाँ के पिरामिड के मास्टर्स का नंबर ढूंढा और उनसे कांटेक्ट किया और उनको पूछा कि मैं आपको फॉलो करना चाहती हूँ, तो मुझे बताइए मैं कैसे करूँ। तो उन्होंने मुझे अपना सारा एड्रेस दिया और नंबर दिया कि आप जब चाहे जहाँ पे आओ, और हम आपको बताएंगे कि आगे कैसे करना है। तो ऐसे मेरी पीएसएसएम की यात्रा मेरी शुरू हुई। और पीएसएसएम में आने के मेरे कई रीज़न थे। लाइफ चल तो रही थी, कट रही थी, बट मतलब जी नहीं रही थी मैं उसको, लाइफ को। क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस इतने ज़्यादा थे, प्रॉब्लम्स थी, गुस्सा था, डिप्रेशन था, दूसरों पर, खुद पर भी। मुझे बचपन से ही इंफीरियर कॉम्प्लेक्स मेरे में बहुत थे खुद के लिए। खुद को मैं बहुत निम्न स्तर का, खुद को, मेरी लाइफ में दूसरों के चैलेंजेस तो जो थे वो थे जो मुझे दूसरे दे रहे थे, लेकिन मैंने अपनी खुद की लाइफ को खुद ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ था, क्योंकि मैं खुद को बहुत इंफीरियर समझती थी। मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती ज़िंदगी में, मेरे को कुछ आता ही नहीं है। और इसका रीज़न कहीं ना कहीं आउटर प्लेस के लोग भी थे जो मुझे हर वक्त, पता नहीं ये मेरी सोच थी या वाकई वो ऐसा करते थे, पर मुझे हमेशा पीछे कर दिया जाता था। तो मैं सोचती थी कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। मुझे हेल्थ इशू भी था बचपन से ही। हेल्थ इशू कह सकते हैं, या मतलब एक परमानेंट कह लो कि मुझे एक कमी थी मेरी, मुझे पोलियो था।
इस वजह से मैं और भी ज़्यादा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में थी कि पता नहीं, मैं पढ़ने में अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, मैं हमेशा फर्स्ट आती थी अपनी क्लास में, लेकिन मैं कभी सिर उठा के जी नहीं पाई, कभी अपने आप को इस लायक नहीं समझा कि मैं हूँ कुछ। मुझे यही लगता था कि मैं कुछ नहीं हूँ। ऐसे ही फिर जब बचपन बीता, बचपन में भी मैं बचपन को एंजॉय नहीं कर पाई, क्योंकि तब लगता था कि अगर मैं भागूंगी तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। एक बार एक दो ने मुझे लंगड़ी बोला तो मुझे ठेस किया वो बात। मैंने खेलना छोड़ दिया। सारे बच्चे खेलते थे लेकिन मैं एक साइड पर बैठी रहती थी। ऐसे ही इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स मेरे में बढ़ते रहे। यंग एज में आई तो जैसे सबको होता है, तो मुझे भी एक जीवन साथी की तलाश थी। सारी सहेलियों की शादी हो रही थी, बट मेरे लिए एक दो रिश्ते भी आए, लेकिन जब मेरे पेरेंट्स ने उनको मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया तो सब कुछ सही होता था, लेकिन बाद में जब वो मेरी प्रॉब्लम को जानते तो वो मना कर देते। ऐसा लगने लग गया कि हाँ, कि मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करेगा, मैं तो मतलब मेरी तो ज़िंदगी ऐसे ही कटने वाली है रोते पिटते। इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स भी थे, डर भी, दुनिया को फेस करने का मेरे में बहुत मतलब मैं नहीं कर सकती थी किसी को फेस। मैं फेस नहीं करना चाहती थी, मैं बस अंदर ही अंदर रहना चाहती थी। मैं बाज़ार भी नहीं जाती थी कभी अपने लिए कुछ लेने, घर पे मंगवाती थी। इवन के चप्पल भी मैं घर पे मंगवाती थी। मुझे था कि मैं बाहर निकलूँ ही नहीं, मैं किसी को फेस करूँ ही नहीं। ऐसे ही फिर जब शादी की बात हुई तो हमारे घर में एक मेरी कज़न है, तो उनके लिए शादी का प्रपोज़ल आया था। जिनसे मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड की, वो विडो थी, तो उनके लिए प्रपोज़ल आया। मैं घर में बहुत शाई नेचर की थी, बट पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने अपने पेरेंट्स को बोला। वो मेरे हस्बैंड जो हैं, वो भी थोड़ी फिज़िकली उनको प्रॉब्लम थी, उनको स्पास्टिक पैराप्लेजिया था। तो जब उनके पेरेंट्स ने उनके लिए, मेरी कज़न के लिए रिश्ता भेजा था, तो मैं बहुत शाई थी, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने पेरेंट्स के पास गई और मैंने उनको बोला कि मम्मी देखो, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है, इसको तो कोई और लड़का मिल जाएगा, आप मेरी शादी क्यों नहीं करवाते इसके साथ। तो सारे हैरान हो गए, सारे सोचने लगे ये तो क्या कह रही है। मैंने कहा नहीं, आप यहाँ पे मेरी बात करो। तो उन्होंने फिर बात की, शादी हुई, मतलब एक कॉम्प्रोमाइज्ड शादी थी मेरी। मुझे ये था कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, हम मिलकर ज़िंदगी काट लेंगे। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड को फिज़िकल चैलेंज तो है ही, वो मेंटली भी उतना ग्रोथ नहीं है, एक बच्चे जैसा बिहेवियर है उनका। तो शादी तो हो चुकी थी, शादी हो गई ऐसी। तो शादी के सेकंड डे से ही मुझे ये पता चल गया कि अब मेरी लाइफ आसान नहीं है। मैंने जिस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए शादी की थी, अब मुझे उससे डबल प्रॉब्लम्स को फेस करना है। ज़िंदगी जीनी नहीं है, वही काटनी है। तो मैंने फिर एक कॉम्प्रोमाइज़ किया कि ठीक है, अब शादी कर ली है, निभानी है तो निभाती रही। बेटी हो गई मेरी 1.5-2 साल के बाद, और हस्बैंड तो मतलब वो एक बच्चे जैसे थे कि इमोशनली उनको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता था कि ये वाइफ है, इसका ख्याल रखना है या कुछ नहीं, वो एक बच्चे जैसा बिहेवियर था उनका। चलती रही, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी इच्छाएं खुद की ही कम थी, लेकिन मेरे घर में ये था कि सब कुछ था, लेकिन मैं इंजॉय नहीं कर पा रही थी लाइफ को। एक तो कहने की हिम्मत ही नहीं थी, कि अपने लिए कुछ मांगने की हिम्मत नहीं थी कि कुछ मांगूं। लेकिन डे बाय डे फिर जब मैं अपने आसपास देखती थी, तो सारे एक लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, एक एंजॉय कर रहे थे लाइफ को। रिश्तेदार जो भी मेरे आसपास मेरे साथ के थे लोग,
तो मैंने सोचा ठीक है शादी नहीं सही तो मैं इसी चीज़ को एंजॉय करूं, लेकिन मुझे वो भी नहीं मिल रही थी। मुझे मेरे ससुराल वाले नीड्स तो मेरी पूरी कर रहे थे, लेकिन वो मेरे मेरे शौक़ पूरे नहीं कर रहे थे। वो कर सकते थे लेकिन वो नहीं कर रहे थे। पता नहीं ये मुझ में मांगने की हिम्मत नहीं थी, या ये कह लो कि उन्होंने मुझे कभी ये हक नहीं दिया कि मैं मांग सकूं। मुझ में वो हिम्मत भी नहीं आई कभी कि मैं मांगूं। तो ऐसे ही चलता रहा और मैं अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होती रही। एक तरफ तो हस्बैंड की कमी, मेरे अपने डर, मेरे अपने चैलेंजेस, दूसरी तरफ ये था कि मैं लाइफ सब कुछ है पर मैं लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रही, कुछ कह नहीं पा रही। वो फ्रस्ट्रेशन मेरी बढ़ती रही और मेरा यही ट्रॉमा मेरी बेटी में भी आया आगे जाके। फिर जब मेरी बेटी 7 साल की हुई तो मेरा दूसरा बच्चा, मेरा बेटा मेरी लाइफ में आया। लेकिन जब वो हुआ तो उसके दूसरे दिन ही वो आईसीयू में चला गया। उसको भी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज़्यादा। हम 1.5 महीना आईसीयू में रहे और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो उसकी ज़िंदगी बचेगी या नहीं बचेगी। और डॉक्टर्स ने इतना कुछ कह दिया कि इसको ये देख नहीं पाएगा, ये बोल नहीं पाएगा, ये सुन नहीं पाएगा, ऐसी बातें कि मैं बिल्कुल ही डिप्रेशन में चली गई। मुझे लगा मेरी ज़िंदगी अब पहले तो थी ही बर्बाद, अब और भी बर्बाद होगी। मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी ज़िंदगी में। बस मुझे एक ही कमरे में रहना है, बच्चे को देखना है, घर को देखना है, बस यही मेरी लाइफ है। इस तरह से मेरे मन में और फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा और एक डिप्रेशन जैसी स्थिति आ गई। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं बस अपने डिप्रेशन में ही थी। मुझे नहीं पता घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बच्ची की तरफ से भी मेरा ध्यान थोड़ा कम हो गया। मेरी बच्ची ने मेरे कारण बहुत सहा है। ऐसे ही ज़िंदगी कट रही थी। 20 साल हो गए शादी को। फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रही थी बहुत ज़्यादा। गुस्सा अंदर जो दबा हुआ था वो बाहर आ रहा था, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर वो इतनी फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई कि वो एकदम से जब कैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ को दबाया जाए तो फिर वो उतनी ही फट के बाहर आती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरा गुस्सा तो मतलब मैं अब्यूसिव हो गई और मैंने अब्यूसिव हो तो गई, लेकिन उसका गिल्ट भी अब मेरे अंदर आने लगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ। मैं अपना लेवल डाउन कर रही हूँ। मैं स्पिरिचुअल थी, मैं शांत थी, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं इतनी एरोगेंट कैसे हो रही हूँ। मुझे वो एक तो गुस्से का और दूसरा मेरा अब ये गिल्ट भी मेरे अंदर आ गया कि मैं ये क्या कर रही हूँ। लेकिन उस गिल्ट को निकालने का मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था, उस गुस्से को निकालने का कोई ज़रिया नहीं था। कोई मुझे ये बताने वाला नहीं था कि मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ, मैं कहाँ कैसे अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाऊँ। फिर ऐसे ही जब मुझे पीएमसी के बारे में भी यूट्यूब वीडियो से पता चला तो मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया। मैंने ध्यान करना शुरू किया। तो ध्यान करते करते फिर वहाँ बताया जाता था कि आप स्वाध्याय करो। स्वाध्याय भी किया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। थोड़ी 1-2 बुक मैंने एक बुक शुरू की थी लुइस एल हे की यू कैन हील योर लाइफ। उसको मैंने आधा पढ़ा और अभी भी मेरी अधूरी है बुक। लेकिन उससे पहले ही मुझे पीएमसी के चैनल के जो दूसरे प्रोग्राम हैं, जैसे मैंने मास्टर बनो भी ज्वाइन किया और मैंने शंपा मुखर्जी मैम का डिस्कवर द मिरेकलस यू ये भी मैंने किया। तो उनसे ही मुझे समझ आ गई कि मुझे क्या करना है। उन्होंने बताया कि आप जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जहाँ जिन लोगों से आपको प्रॉब्लम है, तो वो सारे आपको लर्निंग देने आए हैं। आप लर्न कर रहे हो। ये जो आप सह रहे हो, ये मुझे लगता था कि मैं दूसरों की तरफ देखती थी कि कोई मुझे पूछेगा, कोई मेरे बारे में भी सोचेगा। लेकिन लुइस एल हे की बुक पढ़ के मुझे ये पता चला कि मैंने सेल्फ लव सीखा, मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट सीखी। मैंने ये सीखा कि
कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आपको जो करना है अपने लिए आपको खुद करना है। आपको अपने लिए, अपने हक के लिए खुद बोलना है। तो मैंने उस बुक से और पीएमसी मास्टर से ये बात सीखी। और दूसरा, उन्होंने बोला कि जिस भी रिश्ते से आपको प्रॉब्लम है तो आप ये सोचो कि आप उसके बारे में सोचोगे तो इसका मतलब है कि आपने हाथ में आपने एक कोयला लिया हुआ है और जिसका दर्द सिर्फ आपको ही हो रहा है। आप उस कोयले को लेकर घूम रहे हो। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने हाथ में वो कोयला लेकर क्यों घूमूं। तो मैंने धीरे धीरे उन चीज़ों को लेट गो करना शुरू कर दिया। मैंने उस कोयले को फेंक दिया। और लेकिन बर्निंग तो अभी भी हाथ में थी। फेंक तो दिया लेकिन बर्निंग अभी भी हाथ में है, वो जलन अभी भी हाथ में है। तो हाथ में थी बोलो मतलब। लेकिन फिर मैं मेडिटेशन स्टार्ट तो की बट मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया। ऑन ऑफ मेरा चलता रहा। फिर एक दिन रामा राजू सर का मैंने मास्टर बनो में वीडियो देखा। रामा राजू सर ने बताया कि अगर आप मेडिटेशन करोगे, मेडिटेशन के में आपके माइंड लेवल पर तो आपको शांति मिलेगी, लेकिन आप अगर उसको आगे कंटिन्यू नहीं करोगे तो फिर आप इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाओगे कभी भी। थोड़ी देर रिलैक्स करोगे, उसके बाद फिर यही सिचुएशंस बैक आएंगी तो आप फिर वैसे ही रिएक्ट करोगे। इसलिए इसमें से बाहर आने के लिए आपको कंटिन्यू मेडिटेशन करना ज़रूरी है। पीएमसी परिवार एक ऐसा परिवार है कि प्यार से भरा हुआ। आपको मुझे ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा नहीं मिला जिसके ऊपर मैं अपना हक जमा सकूं, कह सकूं कि ये मेरा है, यहाँ से मुझे प्यार देगा या देगी कोई भी। लेकिन पीएमसी परिवार में जब मैंने पिरामिड मास्टर श्वेता तिवारी से मिली तो उन्होंने इतनी ओपनली मुझे एक्सेप्ट किया। उन्होंने मुझे वो हर बार इतनी अच्छे से हग करती हैं, बात सुनती हैं और मुझे पता होता है कि मैं उनसे जाकर हक से अपनी बात कर सकती हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स उनको बता सकती हूँ। पीएमसी में कोई भी मिल जाए, कोई भी कॉमन बंदा जिसको हम जानते भी नहीं, वो भी हमें इतनी प्यार से मिलता है कि मतलब यहाँ पीएमसी में प्यार ही प्यार है, चारों तरफ प्यार ही प्यार है। लोग आपको समझते हैं। हर बंदा खुद में एक मास्टर है। हर एक की अपनी एक स्टोरी है और हर सबकी स्टोरी इंस्पायर करती है। तो यहाँ आके मुझे लगने लगा कि इन लोगों ने मुझे ग्रैटिट्यूड सिखाया कि ठीक है, प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन आपकी लाइफ में आपको कुछ मिला भी होगा तो कम से आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाओ। इसलिए मैंने ग्रैटिट्यूड करना सीखा, धन्यवाद करना सीखा कि जो मेरे पास नहीं है वो तो मेरे कर्मास हैं। मैंने ये सीखा कि वो सब मेरे ही द्वारा, ये मेरी सोल जर्नी है जो मैंने खुद लिखी है। और ये सब जो मुझे लग रहा है कि मुझे दुख दे रहे हैं, ये सब मेरे ही कहने पर अपना अपना रोल कर रहे हैं। इसलिए उस दिन से फिर मुझे उन लोगों से शिकायतें कम होने लगी। ये नहीं कह सकती कि ख़त्म हुई, पर मुझे कम हो गई। अब दिल उस तरह से उनको नज़र नहीं देखती जैसे पहले देखती थी। नज़रिया धीरे धीरे चेंज हो गया। और अब तो ऐसा लगता है कि वो सब जो गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन अंदर मैंने अपने दबा रखी थी, वो सब बेकार था। उस वक्त गुस्सा इस बात का था कि मेरी तो ज़िंदगी ऐसे ही कट गई, तो मैं इंजॉय कब करूँगी। अब मैं 48 की हो गई हूँ तो मैं कब इंजॉय करूँगी। उस बात का गुस्सा मुझे उस वक्त ज़्यादा था। लेकिन अब जब मैंने मेडिटेशन ज्वाइन किया तो अचानक से मेरे घर वालों का बिहेवियर भी चेंज हो गया। मैं वो सुनना चाहे ना सुनना चाहे, मैं आकर उनको बातें बताती थी। हालांकि मेरे जो इन-लॉज हैं वो स्पिरिचुअल हैं, मतलब वो पाठ पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता, वो अपना तो करते थे बट मेरी बात सुनते नहीं थे। लेकिन अचानक से फिर उन्होंने मेरी बात सुननी शुरू कर दी। मैं जो आकर उनको बताती थी तो वो सुनते थे। और एक दिन क्या हुआ कि हमारे घर में काफ़ी झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर, तो हमने एक दूसरे को बुलाना छोड़ दिया। तो उस दिन मैं पिरामिड में गई और वहाँ पर एक सेशन था, वो अटेंड किया।
तो वहाँ से जब वापस आई तो मेरा माइंड बहुत हल्का हो चुका था, दिल भी मतलब दिल में कोई गुस्सा नहीं था। तो मैं घर आई तो अचानक आकर मैं ये सोच कर आई थी कि आज मैं वहाँ, उन्होंने हमें मास्टर्स ने ये कह के बोला था, भेजा था कि आप जाओ और जाके अपने घर में इस बारे में बात ज़रूर करना। तो जब मैं घर में एंटर करी तो मेरे मन में ये था कि मास्टर्स ने तो बोला है कि घर में जाकर ये बात बोलो, लेकिन मैं क्या बोलूँ, घर में तो माहौल ही नहीं है ऐसा, ये मेरी बात सुनेंगे नहीं। लेकिन मैं जाके जैसे डाइनिंग टेबल पर बैठी तो मेरी मदर इन लॉ मेरे पास आई और बैठ गई और बोली कि बताओ तुम्हें वहाँ आज क्या बताया। तो मैं सरप्राइज़ हो गई कि ये क्या, ये अपने आप आके मेरे से पूछ रही हैं। तो फिर मैंने एक चीज़, एक बात उनको बतानी शुरू की कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो उन्होंने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी और वो बहुत खुश हुए। वो बोले कि बहुत अच्छा है तो कि तुमने ये लाइन ज्वाइन की है। अब मेरे घर में काफ़ी, शायद मेरे में चेंजेस आए हैं, तो इस कारण वो भी सब चेंज हो रहे हैं। मैंने कुछ खास अभी मेडिटेशन में किया नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे दिखता है कि मेरे में चेंजेस, उनमें चेंजेस आए हैं। और मेरी बेटी बोलती है कि मम्मा आप में चेंजेस आए हैं तो उनमें आए हैं। और दूसरी बात मैं ये भी बताऊंगी कि मेरी बेटी के साथ भी मेरा रिश्ता इतना, मतलब 5 साल तक की, जब वो थी 6 साल की थी तब तक बहुत मैंने उसका ध्यान रखा, मैं उसको अपने से अलग नहीं करती थी, वही मेरी ज़िंदगी थी। लेकिन जब मेरा बेटा मेरी लाइफ में आया तो मैं एकदम से, मतलब मैंने ज़िंदगी से, मतलब मेरा प्यार ख़त्म हो गया था। मुझे ये था कि बस मेरे को तो सेवा करनी है, एक तरफ इसके पापा की सेवा करनी है और एक तरफ इसकी करनी है, बस यही मेरी ज़िंदगी। और मैं डिप्रेशन में थी और बेटी को मैंने बहुत इग्नोर किया उसको, तो इस कारण वो भी मुझसे दूर चली गई थी। वही ट्रॉमास उसको भी थे कि हक किस पे जताए। पापा बीमार हैं, मम्मा डिप्रेशन में है, इन लॉज वो अपने फ़र्ज़ निभा रहे थे, लेकिन वो शायद वो पेरेंट नहीं बन पा रहे थे। वो अपने फ़र्ज़ निभा रहे थे लेकिन वो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे थे मेरे बच्चों के। तो मेरी बेटी ने वो चीज़ बहुत मिस की। वो र्यूड हो गई, ज़िद्दी हो गई। इसमें कहीं ना कहीं मेरा हाथ भी था। तो हमारा दोनों का रिलेशन भी काफ़ी ख़राब हो गया था। वो मुझसे काफ़ी दूर चली गई। उसने मुझसे अपनी बातें शेयरिंग करना बंद कर दिया। वो कब बड़ी हो गई मुझे पता भी नहीं चला। उसने अपने आप को, अपनी जिम्मेदारी उसने खुद ले ली कि मेरे पे भरोसा करना, मेरे से शेयर करना उसने सब बंद कर दिया था। ये बात का रियलाइजेशन मुझे तब हुआ जब वो 20 ईयर्स की हुई। तो उसको भी उसकी अपनी लाइफ थी, उसकी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, पर उसने कभी मुझे बताया नहीं। लेकिन बाद में जब उसने मुझे बताया तो मैं बहुत, मेरा मन दुख से भर गया। मेरा मन इसलिए दुख से भर गया कि मैं कैसी माँ हूँ, मैंने क्या किया। मैं अपने डिप्रेशन में इतना चली गई कि मैं अपनी बच्ची को भी नहीं देख पाई। तो उसने फिर भी मुझे संभाला, मेरी बेटी ने। मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी बेटी वो भी मेरी गुरु है। उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया ज़िंदगी में, मुझे उठाया, मुझे सपोर्ट किया। लड़ाई भी हुई हम दोनों में, बहुत लड़ाई होती थी हम दोनों में, लेकिन वो फिर भी मुझे सपोर्ट करती रही। हम दोनों ही एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम थे, मैं उसका और वो मेरा। वो स्पिरिचुअल थी, बट वो भी भगवान के पूजा पाठ इस चीज़ में विश्वास नहीं रखती थी। तो मैं जब भी कभी उसको बोलती कि तू कुछ पूजा पाठ किया कर, तो कहती थी मुझे नहीं करना, मुझे नहीं विश्वास है, मुझे किसी गुरु परंपरा में नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। लेकिन जब मैं पीएमसी में जाने लगी, मैं थोड़ा सा काम हुई, क्योंकि मैं भी बहुत एग्रेसिव हो चुकी थी उस वक्त तक। तो उसने मुझ में चेंजेस देखे। तो फिर उसने पूछना शुरू किया कि मम्मा वहाँ क्या बताते हैं, क्या करते हैं। तो मैंने उसको थोड़ा बहुत बताना शुरू किया। ज़्यादा मैंने उसको नहीं बताया कि मुझे लगा कि ये ऐसे पूछेगी और छोड़ देगी तो कोई फ़ायदा नहीं इसको बताने का। लेकिन उसने मुझे पूछा और मेरे बिहेवियर में चेंजेस देखे, तो फिर उसने उनको खुद ही फॉलो करना शुरू कर दिया। तो आज मेरी बेटी भी
BSSM को फॉलो करती है, पिरामिड में जाती है, ध्यान करती है। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं किसी बड़े पिरामिड में, जैसे बेंगलोर में है, करताल में है, वहाँ पर जाऊँ और वहाँ देखूँ क्या है। लेकिन मेरा कुछ बन नहीं रहा था प्रोग्राम, क्योंकि मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं था। मैं बड़ी कोशिश कर रही थी। दिसंबर में मुझे पता चला कि करताल सारे मास्टर्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैंने बड़ी कोशिश की, पर मुझे कोई साथ जाने वाला नहीं मिला। और ट्रेन की बुकिंग वगैरह भी सारी पहले हो चुकी थी, कोई रास्ता ही नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँ। सारिका मैम का एक आत्मा की यात्रा मैंने सेशन ज्वाइन किया था, तो उसमें सारे मास्टर्स आ रहे थे। रामा राजू सर भी थे, रूप मैम भी थी और सारिका मैम भी थी। तो एक दिन सारिका मैम का सेशन था, तो उन्होंने उसमें बताया कि उड़ीसा में प्रोग्राम हो रहा है, अंतर यात्रा का सेशन हो रहा है। तो मैंने ऐसे ही अपने घर वालों को बोला कि मैंने जाना है। तो मैं हैरान हूँ कि मेरे घर वाले इतनी जल्दी अलाउ नहीं करते कहीं जाने का, लेकिन मेरे फादर इन लॉ ने खुद मेरी टिकट्स बुक कराई। मेरी बेटी ने खुद कहा कि मम्मा मैं आपके साथ जाऊँगी। वो मेरे साथ आ गई और एकदम से सब कुछ कैसे हो गया मुझे कुछ पता नहीं। मैं इतनी खुश थी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं पंजाब से बाहर कभी जाऊंगी और अकेले कभी जाऊंगी और इतनी फ्रीडम मुझे मिलेगी। लेकिन वो सब मुझे मिला, और ये मैं कहूँगी कि ये सारा मेडिटेशन का ही कमाल है। ये बत्री सर की ही ब्लेसिंग है, जो मैं महात्मा बुद्ध की ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, जो मैं डे बाय डे उनके ऊपर ट्रस्ट कर रही हूँ, ये उसका ही फल मुझे मिला है। तो मैं यहाँ उड़ीसा में बैठी हूँ, अंतरयात्रा ध्यान का सेशन अटेंड कर रही हूँ और बहुत 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 इन्जॉय कर रही हूँ। मेरी बेटी के साथ भी मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हुए हैं। जब मैं फ्रस्ट्रेशन से पूरी तरह भर गई और मैं थोड़ी अब्यूसिव हो गई, तो मेरे मन में गिल्ट आया, बहुत ज़्यादा गिल्ट आया कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं क्या कर रही हूँ। मैं हर बार अपने को रोकने की कोशिश करती कि मैं ऐसी लैंग्वेज में तो ऐसी थी ही नहीं, मैं इतनी शाई नेचर की, मैं इतनी शांत, मैं ये कैसे बन गई। मैं हर वक्त अपने आप को अंदर से रोकती कि मोनिका चुप कर जाओ, ये नहीं बोलना, पर पता नहीं मैं चुप नहीं करती थी। मुझे कोई एक बात सुनाता था, मैं उसको 10 सुनाती थी, ऐसी हो गई थी मैं। तो ये गिल्ट मेरे अंदर, उस वक्त तो मैं बोल देती, लेकिन बाद में वो मेरा गिल्ट जो था वो मुझे परेशान करता कि ये तू क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। तो फिर PMC में ही कोई मास्टर आए थे, सेशन चल रहा था कोई हमारे पिरामिड में। तो वहाँ उन्होंने बोला कि आपको हर इमोशन छोड़ देना है, गुस्से का, प्यार का, नफ़रत का, और इवन कि आपको गिल्ट का इमोशन भी छोड़ना है। क्योंकि अगर आप अपने दिल में गिल्ट रखोगे तो फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको खुद को भी माफ़ करना है। हम दूसरों को माफ़ करते हैं, दूसरों से माफ़ी मांगते हैं, दूसरों को खुद भी माफ़ करते हैं, उनसे भी माफ़ी की उम्मीद रखते हैं, तो हमें खुद को भी माफ़ करना चाहिए। तो मैंने ये PMC से ये भी सीखा कि अपने आप को भी माफ़ करो, क्योंकि वो जो हुआ वो हमारे हाथ में नहीं था, वो हमारी एक जर्नी थी, वो हमारा एक सोल प्लान था, उससे भी हमने कुछ सीखना है। तो वहाँ से मुझे पता चला कि अपने वाक क्षेत्र पर भी कंट्रोल करना है, अपने वाक क्षेत्र को भी इसके लिए पत्री जी PSSM में एक बुक बताते हैं, वाक क्षेत्र। मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ उसको पढ़ने की, लेकिन अभी तक वो मेरा चांस नहीं बना उसको पढ़ने का। लेकिन मुझे कम से कम इतना पता चल गया कि मुझे इस एरिया में भी मुझे काम करना है, तो वाक क्षेत्र पे भी मुझे काम करना है। और दूसरा, जब से उन्होंने बोला कि गिल्ट को नहीं रखना मन में, तो मेरी लाइफ उस गिल्ट के कारण बहुत हैवी हो गई थी। मैं और भी ज़्यादा उभरने के बजाय मैं और डाउन हो रही थी कि ये गिल्ट मुझे जीने नहीं दे रहा था। लेकिन फिर जब उन्होंने बोला कि गिल्ट नहीं रखना मन में, ये गिल्ट आपको बर्बाद ही करेगा, आपको उठाएगा नहीं, तो फिर मैंने वो गिल्ट भी
अपने मन से निकाल दिया कि ये मेरे हाथ में था ही नहीं। जो हुआ वो यूनिवर्स का प्लान था, मेरा सोल प्लान था। अब जो सोल प्लान था तो उसको मैं नहीं चेंज कर सकती, और इस गिल्ट के साथ भी मुझे नहीं जीना चाहिए। तो उसके बाद मेरी लाइफ बहुत हल्की होगी, मेरा माइंड इतना हल्का हो गया, जैसे मुझे लगा कि मेरे सिर से पता नहीं कौन से इतना बोझ हट गया उस गिल्ट को हटाने की वजह से। तो ये भी सब PSSM की वजह से, पत्री जी की वजह से, वो जो हमें टीचिंग्स देते हैं वो बताते हैं कि गिल्ट को भी छोड़ो। तो उस वजह से मेरे को ये भी बहुत हेल्पफुल हुआ मुझे लाइफ जीने में, गिल्ट को छोड़कर। मतलब हमें हर इमोशन छोड़ना है, गिल्ट का भी छोड़ना है। PMC हिंदी बदले जी